नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विद्या कुमार चौधरी, राजनीति विज्ञान विभाग, RDNDJ कॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं सेमेस्टर 1 और BA पार्ट 3 के विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं शक्ति संतुलन सिद्धांत की अवधारणा पर अपने विचार आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत है और ये आज से नहीं बल्कि लगभग 300-350 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत रहा। राष्ट्रों के बीच संबंधों के निर्धारण में इस सिद्धांत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी शीत युद्ध की समाप्ति के बावजूद शक्ति संतुलन का जो ये सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शक्ति संतुलन सिद्धांत को समझने से पहले संक्षेप में आपको ये समझना जरूरी है कि शक्ति क्या है, व्हाट इज पावर। अब सामान्य भाषा में अगर आप शक्ति को समझना चाहते हैं तो इसे आप कैसे समझें? तो शक्ति को समझने के लिए आवश्यक है कि आप शक्ति के प्रभाव को समझें। यानी शक्ति को अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शक्ति का प्रभाव क्या हो सकता है, शक्ति क्या परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तो पावर को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है कि हम पावर को कैपेसिटी के रूप में डिफाइन करें, क्षमता के रूप में। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि द पावर इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन इवन अगेंस्ट हिज और हर ओन विल। हिंदी में हम कहेंगे कि शक्ति किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को उसके विरोध के बावजूद प्रभावित करने की क्षमता है। यानी अगर आप शक्तिशाली हैं तो इसका तात्पर्य राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में यह है कि आप दूसरे के व्यवहार को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। और अगर आप दूसरे के व्यवहार को उसकी क्षमता के, उसकी इच्छा के विरुद्ध परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तो इसका ये तात्पर्य है कि आप शक्तिशाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके हम शक्ति संतुलन सिद्धांत पर चर्चा करें। अब शक्ति संतुलन सिद्धांत क्या है? शक्ति संतुलन सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का संतुलन शांति के लिए आवश्यक शर्त है। यानी दो राष्ट्रों या दो राष्ट्रों के गठबंधनों के बीच जब तक शक्ति का समान वितरण है, यानी दो राष्ट्र उदाहरण स्वरूप भारत और पाकिस्तान या दो गठबंधन जैसे शीत युद्ध के दौरान नाटो और वार्सा पैक्ट, इन दोनों के बीच शांति तभी तक संभव है जब तक दोनों के पास उपलब्ध शक्ति लगभग समान है। यानी जब तक दो राष्ट्रों या दो गठबंधनों के बीच शक्ति का समान वितरण होगा या लगभग समान वितरण होगा तब तक यह संभावना है कि उन दो राष्ट्रों या उन दो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के बीच शांति कायम रहेगी। लेकिन जैसे ही उन दो राष्ट्रों या उन दो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के बीच शक्ति असंतुलित होगी, इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात दोनों में से कोई भी एक देश दूसरे देश के सापेक्ष में अगर ज़्यादा शक्ति इकट्ठी कर लेती है तो इसका सीधा परिणाम होगा कि उन दोनों के बीच जो शांति की संभावना है वो घट जाएगी। यानी शांति का प्रतिशत घटेगा और युद्ध की संभावना बढ़ेगी। शक्ति संतुलन सिद्धांत 17वीं शताब्दी से ही
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खास करके यूरोप की राजनीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई। अब शक्ति संतुलन सिद्धांत के बारे में एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि शक्ति संतुलन सिद्धांत को समझाना आसान है, शक्ति संतुलन सिद्धांत को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। कोई आपसे पूछे या मुझसे ही पूछे कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, तो आप कुछ पंक्तियों में इसे परिभाषित नहीं कर सकते। मार्टिन राइट ने बहुत सही कहा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन बैलेंस ऑफ पावर बट इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ पावर। तो आप शक्ति संतुलन सिद्धांत को उसके वर्णन के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आप परिभाषाओं के पीछे जाएंगे तो आप परिभाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन शक्ति संतुलन सिद्धांत को आप तभी समझेंगे जब आप शक्ति के संदर्भ में इसको विश्लेषित कर इसके प्रभाव के रूप में इसे समझने का प्रयास करें। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो घटनाएं हैं जिनको हम शक्ति संतुलन सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। एक तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ शीत युद्ध जो लगभग 1990 तक चला। अब दोनों विश्व युद्ध को आप शक्ति संतुलन सिद्धांत के आधार पर विश्लेषित कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध भी दो गुटों के बीच, दो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के बीच लड़ा गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध भी लगभग दो बराबर क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के बीच लड़ा गया था। और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले की जो परिस्थितियां थी, अगर उन पर आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों से पहले यूरोप में शक्ति संतुलन जो था वो किसी एक गठबंधन के पक्ष में पूरी तरह असंतुलित हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखेंगे कि हिटलर के नेतृत्व में और मुसोलिनी के साथ मिलकर के यूरोप के शक्ति संतुलन को बड़े ही प्रभावी ढंग से हिटलर ने अपने गठबंधन के पक्ष में कर लिया था, और उसका परिणाम ये हुआ यूरोप के बाकी जो राष्ट्र थे जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस शामिल था, वो बुरी तरह आतंकित हो गए थे, और उन राष्ट्रों ने आपस में मिलकर के उस बिखरे हुए, उस बिगड़ते हुए शक्ति संतुलन सिद्धांत को संभाला, जिसका परिणाम हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध में भयानक बर्बादी हुई, भयानक तबाही हुई, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः शक्ति संतुलन सिद्धांत को यूरोप में और पूरी दुनिया में स्थापित करने का प्रयास किया। शक्ति संतुलन सिद्धांत को दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं शीत युद्ध के दौरान। आप सबको पता है कि शीत युद्ध जो है वो दो गुटों के बीच का ठंडा युद्ध था। अब ये दो गुट जिनमें एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ के, दोनों के पास अपार शक्ति थी। दोनों के पास नाभिकीय हथियार थे, नाभिकीय मिसाइल थे, हाइड्रोजन बम थे। इसके बावजूद 1945 से लेकर के 1990 के बीच लगभग 45 वर्षों में तनाव तो चरम पर था, लेकिन दोनों गुटों या दोनों राष्ट्रों के बीच कभी युद्ध नहीं। अब इस शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय युद्ध ना होने देना कभी कभी शक्ति संतुलन सिद्धांत की सफलता के रूप में रेखांकित किया जाता है। अमेरिका के पास और अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के पास तमाम विध्वंसक शक्तियाँ थी। उसी प्रकार सोवियत संघ और उसके गठबंधन के पास भी तमाम विध्वंसक शक्तियाँ थी। लेकिन इसके बावजूद 45 वर्षों तक ना तो कोई विश्व युद्ध हुआ, और छोटे मोटे जो संघर्ष या युद्ध हुए उनका त्वरित निष्पादन हुआ। कई ऐसे मोड़ आए जब लगा कि अब विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन दोनों गठबंधनों को पता था, शीत युद्ध के दोनों गठबंधनों को पता था कि अगर युद्ध हुआ तो शक्ति का लगभग समान वितरण है, और अब जो युद्ध होगा उसमें कोई एक पक्ष न जीतेगा न दूसरा पक्ष हारेगा। अब जो युद्ध होगा वो होगा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल M, कैपिटल A और कैपिटल D, मैड। मैड का फुल फॉर्म है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन।
और शीत युद्ध के दौरान क्यों युद्ध नहीं हुआ, क्यों कोई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं हुआ, क्यों कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ, इसको जब आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि इसी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की संभावना के कारण। और ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्यों था? क्योंकि शक्ति का समान संतुलन था। 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शक्ति का ये समान संतुलन पूरी तरह बिखर गया और उसका इमीडिएट परिणाम खाड़ी युद्ध के रूप में हमारे सामने आया। और खाड़ी युद्ध के बाद वार अगेंस्ट टेरर और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का सामना 1990 से लेकर के और 2000 और 2010 के बीच विश्व को झेलने पड़े। कई विद्वानों ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन सिद्धांत के ध्वस्त हो जाने को इन युद्धों के लिए जवाबदेह माना है। हालांकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि 21वीं शताब्दी की बदली हुई परिस्थितियों में शक्ति संतुलन सिद्धांत अब 17वीं, 18वीं या 19वीं शताब्दी की तरह अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं को विश्लेषित करने में अब उतना सक्षम नहीं है जितना यह पहले हुआ करता था। तो दोस्तों, शक्ति संतुलन सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख सिद्धांत है और आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्लेषित करने में इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।